स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। रॉयटर्स की रिपोर्ट आई जिस रिपोर्ट में यह कहा गया कि इंडिया ने अब अपनी डिफेंस डील जो यूएसए के साथ थी उसको रोक दी है। इसमें कितनी सच्चाई है, इसका रिस्पॉन्ड दिया हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री में और हमारे राजनाथ सिंह जी ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी स्ट्रैटेजिक पॉज नहीं है। बट इस र्यूमर के पीछे ऐसा आकलन क्यों लगाया गया कि डिफेंस डील रोकी गई है? उसका सबसे पहला रीजन है जो यूएसए ने 25% टैरिफ और उसके ऊपर से 25% और लगाया गया, जिसकी वजह से हमारा 50% टैरिफ हो गया। सो इंडिया यूएसए ट्रेड टॉक्स कहीं ना कहीं 5 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन के बाद भी अभी रिजॉल्व नहीं हो पाई है, जिसका इंपैक्ट हमारी डिफेंस डील्स में देखने को मिलता है। सवाल यह उठता है कि क्या इंडिया को यूएसए के साथ जो प्रोक्योरमेंट हम कर रहे थे लगभग $3.6 बिलियन का, ये होल्ड पे रख देना चाहिए? जिस तरीके से यूएसए इंडिया की आर्म ट्विस्ट कर रहा है कि इंडिया को रशिया से ऑयल नहीं खरीदना चाहिए, उसी तरीके से क्या इंडिया को भी अपनी ये डिफेंस डील होल्ड पे डाल देनी चाहिए? और इंडिया अब आज के टाइम पे जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यूएसए के साथ डेवलप कर रहा है विस अविस इन कंपैरिजन टू रशिया, पहले हम रशिया से बहुत ज्यादा प्रोक्योरमेंट करते थे, अब हमने अपना डिफेंस प्रोक्योरमेंट भी डाइवर्सिफाई कर दिया है। अब हम यूएसए के साथ हमें डील करनी चाहिए, हमें इस प्रोक्योरमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इंडिया का रिस्पॉन्स बहुत क्लियर है कि इंडिया ने क्लियर कट कहा कि ये फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड है। कोई भी डिफेंस डील हमने हॉल्ट पे नहीं रखी है, ये डील अपने हिसाब से हम प्रोक्योरमेंट करते जाएंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन इनटू इट। 6 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया 25% रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब यह था कि जो हम उनकी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं जो इंडिया इंपोर्ट करता है उसमें इंडिया ने बहुत हाई ड्यूटी स्ट्रक्चर रखा हुआ है, जिसकी वजह से उनका उत्पाद भारत में महंगा बिकता है। तो यूएसए ने कहा कि हम भी 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे आपके ऊपर ऑन इंडियन इंपोर्ट्स, फॉलोड बाय एन एडिशनल 25% पेनल्टी टैक्स, रेजिंग टोटल टू 50%। 2020 से ही ये ट्रेड टॉक्स शुरू हो चुकी थी और अभी 2025 में भी काफी नेगोशिएशंस के बाद भी नहीं चल पा रहा है। इसी के बीच में बैकग्राउंड में एक और चीज जानना जरूरी है कि यूएसए अचानक से अगस्त में क्यों 50% हमारे ऊपर टैक्स लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है? रीजन इज वेरी सिंपल। यूएसए का सबसे पहले चाइना के साथ शुरू होता है ट्रेड वॉर, जिसमें $370 बिलियन का उसने स्लैप किया टैरिफ चाइना के ऊपर। नाउ चाइना की मार्केट खत्म है, वो इंडिया एक बड़ी मार्केट की तरह इंडिया को देखता है और इंडिया में आना चाहता है। नाउ इंडिया ऑलरेडी $3.6 बिलियन का डिफेंस डील है, तो रॉयटर्स की रिपोर्ट आई थी कि इंडिया ने उस डील को हॉल्ट पे रख दिया है। लेकिन इंडिया भी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस समझता है कि हमें यूएसए की भी जरूरत है, बिकॉज हमारे नेबरहुड में पाकिस्तान एंड चाइना जो सर्विलेंस और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। अभी हमने जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा था किस तरीके से तुर्की का भी सपोर्ट आ गया था। चाइनीज मिसाइल PL-15 पाकिस्तान यूज कर रहा था। इस सब के दौरान इंडिया को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है कि वो रशिया के साथ भी, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हमने कोलैबोरेशन में बनाई, रशिया के साथ भी करे और साथ ही साथ यूएसए के साथ भी कोलैबोरेशंस करे। हम जरा देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम परचेज कर रहे थे। व्हाट हैज इंडिया प्लान्ड टू बाई फ्रॉम द यूएसए? आप देख सकते हो स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स, जनरल डायनेमिक्स का है स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स, ठीक है। जनरल डायनेमिक्स कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स, लॉकहीड मार्टिन, यूएसए की कंपनी लॉकहीड मार्टिन इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। पॉइंट इज इंडिया को डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए किसी भी एक देश पे नहीं डिपेंडेंट होना चाहिए। अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी को बूस्ट करने के साथ साथ हमें जरूरत है कि हम इंपोर्ट भी करें। 6 बोइंग P-8I, Poseidon 8I रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट कहते हैं इसको। रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट का मतलब आप देख सकते हो, हम नेवी के वर्जन के लिए खरीद रहे हैं। रिकॉनिसेंस मतलब जो वहां पर रेकी करेगा, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, वहां पर जो भी रडार्स हैं, डेटा है, सेंसर्स हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को देगा ताकि हम प्रिपेयर्ड रह सकें एनिमी के किसी भी एक्शन के लिए। प्रपोज्ड 3.6 बिलियन डील फॉर द इंडियन नेवी। तो हम कुछ एयरक्राफ्ट्स ले रहे थे, कुछ लॉकहीड मार्टिन से हमने जैवलिन स्ट्राइकर्स लिए, आप ये देख सकते हो जैवलिन स्ट्राइकर्स, और हमने स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स भी ले रहे थे।
डिड इंडिया एक्चुअली पॉज इट? नहीं, इंडिया ने पॉज नहीं किया। ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इंडिया ने अभी पॉज नहीं किया। लेकिन एक और बात है, क्या इंडिया पॉज कर सकता है? जी हां, इंडिया पॉज कर सकता है। इंडिया भी एक रिटेलिएशन में जवाब दे सकता है यूएसए को कि हम क्वाड के मेंबर हैं, हम आपके साथ रहे, लेकिन आप हमें एक पोस्टर बॉय की तरह ना ट्रीट कीजिए। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मींस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। हम आपके साथ डिफेंस डील भी कर रहे हैं, हम आपके इक्विपमेंट्स कॉमकासा, लेमोआ, बेका जैसी डील्स आज से नहीं 2016 से करते हुए आ रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हो रही है इस पे भी असर पड़ सकता है। डिफेंस मिनिस्टर डिनाइज एनी पॉज। आज की डेट में बिल्कुल भी पॉज नहीं किया गया है। ऑफिशियल्स स्टेट द रिपोर्ट्स आर फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड। अभी तक कोई भी इंडिया ने अपनी तरफ से फॉर्मली कोई भी डील को रोका नहीं है। एंड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्टैब्लिश्ड प्रोसेस की तरह, स्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स की तहत वो चल रहा है। राजनाथ सिंह पोस्टपोन्स यूएस विजिट, डिफेंस परचेजेस अनअफेक्टेड, ये क्लियर कट लिखा हुआ है। तो विजिट तो नहीं हुई लेकिन डिफेंस के परचेजेस चल रहे हैं। आप समझ सकते हो इसका मतलब क्या है। ये एक सिंबॉलिक मीनिंग है। हमने फॉर्मली कुछ नहीं रोका बट इनफॉर्मली एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई है। लेकिन रियलिटी में इंडिया को परचेज करना चाहिए। ट्रेंड्स इन सप्लायर शेयर्स, सीप्री की एक रिपोर्ट आती है डिफेंस आर्म्स एंड एमिनिशंस की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर के। इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर रहा है। हम बहुत ज्यादा आर्म्स या फिर डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करने वाले देश रहे हैं। ये तो अब की बात है। लास्ट 10 सालों में हमने बड़ा ध्यान दिया कि भारत में इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो बेल हो, चाहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो, यहां पर हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। चाहे वो वॉरशिप्स हो, हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। हमने बहुत सारे सेंसर्स, ड्रोन्स, इनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है। लेकिन आज की डेट में कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए इंडिया को काफी सारी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो इंडिया वाज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर बट इंपोर्ट्स ड्रॉप्ड बाय 9.3% सिंस 15 to 19। 2015 से 19 के बीच में हमने देखा कि इंपोर्ट्स हमारे कम होते रहे हैं और सबसे ज्यादा हम लेते थे रशिया से और आज भी लेते हैं रशिया से ही। लेकिन जितना रशिया पे डिपेंडेंट थे हम उतना डिपेंडेंट नहीं। हमने डाइवर्सिफाई किया है, हम यूएसए की तरफ भी गए हैं। 36% ऑफ इंडियाज आर्म्स इंपोर्ट्स इन 2020 to 24। पहले 55% हम लेते थे, उसके पहले हम 70% डिपेंडेंट थे रशिया के ऊपर। 70% हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स रशिया से आते थे। वेस्टर्न सप्लायर्स जैसे यूएसए है, फ्रांस है, वहां की दसॉल्ट कंपनी से हमने रफेल लिया है फ्रांस से। इजराइल से हम बहुत सारी डिफेंस टेक्नोलॉजीज ले रहे हैं। आर गेनिंग शेयर, इनका शेयर बढ़ता जा रहा है। इंडिया के इस मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन होता जा रहा है। तो ग्लोबल शेयर आप देखोगे उसमें इंडिया अपनी मार्केट को सिर्फ रशिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है बल्कि इजराइल, यूएसए, फ्रांस भी एक साइलेंट पार्टनर रहा है इंडिया का, जिस तरीके से रशिया ऑल वेदर फ्रेंड रहा है। इंडिया रशिया डिफेंस टाइज, मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कोलैबोरेशंस, पहले से आप देख सकते हो हमारे कितने इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशंस रहे हैं। 1 2 3 4 एग्जांपल्स आर देयर। S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम रशिया के साथ हमने परचेज किया हुआ है। सुखोई Su MKI फाइटर जेट्स है 230 मैन्युफैक्चर्ड अंडर लाइसेंस, यानी रशिया से हमने लाइसेंस लिया और भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग करी। टेक्नोलॉजी रशिया की, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, यानी कि एक एग्जांपल है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। मेक इन इंडिया में जिस तरीके से सिर्फ ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट है बट हमारे लोग जो है स्किल सेट भी लर्न कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी हो रही है किस तरीके से उसको मैन्युफैक्चर किया जाए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया, ब्रह्मपुत्र रिवर और मॉस्कोवा रिवर के नाम पे एक जॉइंट कोलैबोरेशन है। तो सवाल ये है कि आप देख रहे होगे रशिया के साथ जो हमारा कोलैबोरेशन है या हमारी डिफेंस डील्स है वहां पर एक टर्म्स ऑफ इक्वालिटी है जहां पे हम डील कर रहे हैं। वेयर एज यूएसए के टर्म्स में क्या हो रहा है, हम डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं और हम यूएसए को वो जरिया नहीं देना चाहते कि वो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को डायरेक्टली कंट्रोल करे, क्योंकि वो अगर उनके पास सेंसर्स होंगे, वो चाहते हैं कि चाइनीज टेरिटरी पे कंट्रोल रखना। इवन बांग्लादेश को वो अपना ग्राउंड, ब्रीडिंग ग्राउंड बनाना चाहते हैं जहां से वो चाइना पे नजर रख सके। लेकिन चिकन्स नेक कॉरिडोर जो डोकलाम वाला एरिया है वहां पर इंडिया नहीं चाहता है कि उसकी जमीन पर, भारत की जमीन पर कोई भी दूसरे देश के सर्विलेंस के लिए चीजें यूज की जाए। ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। T-90S भीष्म टैंक्स, ओवर 1000 बिल्ट इन इंडिया। कैमोव Ka 226T हेलीकॉप्टर्स,
ये हेलीकॉप्टर्स भी हम रशियन कोलैबोरेशन के साथ मैन्युफैक्चर करते हैं। द गवर्नमेंट पुश बैक फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड। सरकार ने क्लियर कट कह दिया कि ये जो है फॉल्स है और फैब्रिकेटेड है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और उन्होंने कहा कि सारे हम एक्सटेंट प्रोसीजर के साथ हम अभी भी प्रोक्योरमेंट करेंगे और इसको बिल्कुल माना ना जाए। स्ट्रैटेजिक स्टेक्स हैं बियॉन्ड प्रोक्योरमेंट। क्यों है स्ट्रैटेजिक स्टेक्स? बिकॉज हमने ये देखा कि यूएस और चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया को यूएसए की जरूरत है। चाइना, पाकिस्तान, ईरान और रशिया, ये भी एक एक्सेस है जिसके लिए हमें एक वेस्टर्न पावर डेमोक्रेसी की जरूरत है। इंडिया के जैसे एक और वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी यूएसए। सो इंडिया यूएस का कोलैबोरेशन एक लिबरल डेमोक्रेसी के ग्राउंड्स पर, तर्ज पर है, जहां पर हमारा डिफेंस कोलैबोरेशन भी बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। सो दिस इजंट जस्ट अबाउट strikers or P8Is. It is about dramatic escalations between US-India tensions. इस US-India tensions में आप समझो सारी स्ट्रिंग्स ओपन कर दी गई हैं अब, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो डेयरी सेक्टर हो, चाहे वो फिशरीज सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर्स हो। इंडिया ने भी क्लियर कट एक तरीके से इंडिकेशन दिया कि फॉर्मली तो हमने कोई भी डील नहीं रोकी है, लेकिन इनफॉर्मली हमारे डिफेंस मिनिस्टर विजिट करने नहीं गए। डील्स आर ऑन। तो क्या यूएसए को भी ये सेल्स करनी है इंडिया में या नहीं करनी है? 50% टैरिफ, 25% टैरिफ एंड 25% पेनल्टी इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। With trade measures colliding with strategic defense dialogues. So trade deal और strategic defense dialogues में किस तरीके से हमें अलग अलग समझने की जरूरत है। क्वाड ट्रेड एंड F-35। अर्लियर यूएसए ने कहा था कि F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स इंडिया को देगा वो। However, as of now, India has reportedly declined even reviewing that proposal कि इंडिया ने कहा हमें चाहिए ही नहीं F-35। हम 5th जनरेशन फाइटर क्राफ्ट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हमें फिफ्थ जनरेशन फाइटर क्राफ्ट की जरूरत है इंडिया को, क्योंकि हमने देखा था F-16 किस तरीके से पाकिस्तान को मिला यूएसए से, जो उसने इंडिया के अगेंस्ट भी यूज किया। अभी इंडिया चाहता है कि जो हमारे स्ट्रैटेजिक एरियाज हैं उस एरियाज में हमारे इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग हो। और राइट नाउ इंडिया मस्ट प्रोक्योर फ्रॉम यूएसए, मस्ट प्रोक्योर फ्रॉम चाइना, मस्ट प्रोक्योर फ्रॉम फ्रांस एंड फोकस ऑन इट्स इंडिजिनस कैपेबिलिटीज। टैरिफ टेंशंस थ्रेटन, जो टैरिफ के टेंशंस है उसका इंपैक्ट पूरे क्वाड कंट्रीज देख रही हैं, ना सिर्फ भारत। ऑस्ट्रेलिया के लीडर्स भी अपने आईब्रोज ऊपर करके देख रहे हैं। उनकी भी आंखें बाहर आ गई हैं कि किस तरीके से यूएसए ट्रीट करता है अपने पार्टनर्स को। और इंडिया इतना बड़ा इंडो पैसिफिक रीजन में पार्टनर है, उसके साथ अगर ऐसा किया जा सकता है तो जापान के साथ क्या होगा? जापान की हिस्ट्री आपको पता होगी, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले क्या सिचुएशन थी। यूएस और जापान एक दूसरे के अपोजिट कंट्रीज थे, तो जापान अपनी हिस्ट्री नहीं भूल रहा है। और ऑस्ट्रेलिया को भी पता है कि वो किस तरीके से साउथ ईस्ट एशिया के नीचे है। एंड इफ यूएसए कैन ट्रीट इंडिया इन अ टैरिफ वॉर, तो क्या हालत होगी बाकी क्वाड कंट्रीज की। What does it all mean? चाहे हम कुछ भी कह लें, regardless of legal technicalities, episode lays a bare fragile moment between India and US. आज तनाव तो है यूएस और इंडिया के बीच में, चाहे हम कह दें कि फॉर्मली सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है दोनों देशों के बीच में, डिफेंस रिलेशंस भी अच्छे हैं, लेकिन तनाव तो है। और उस तनाव का इंपैक्ट हर एक प्रपोजिशन पे दिख रहा है। स्ट्रैटेजिक रेप्रोचमेंट वेयर ट्रेड पॉलिसी, जियोपॉलिटिकल सिंबलिज्म, एक सिंबॉलिक इंपैक्ट तो एक रॉयटर्स की र्यूमर बेस्ड रिपोर्ट तो आई जिसका भारत को जवाब तो देना पड़ रहा है कि ये फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड नैरेटिव है। डिफेंस कोऑपरेशन इन अ प्रिकेरियस डांस, हम ये चीज देख रहे हैं। तो आउटकम नाउ डिपेंड्स ऑन वेदर ईदर साइड बैक्स ऑफ, या यूएसए या इंडिया। और इंडिया बैक ऑफ नहीं करेगा, क्योंकि आज सवाल हमारे किसान का है, अन्नदाता का सवाल है। तो इंडिया बिल्कुल भी बैक ऑफ नहीं कर सकता है। इंडिया का स्टैंस बहुत क्लियर है पहले से कि किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भारत ने एग्रीकल्चर को बाहर रखा हुआ है। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में एंट्री चाहते हो तो शायद हमारे आपके ट्रेड रिलेशंस अच्छे नहीं रह सकते हैं। ये चीज यूएसए को समझनी पड़ेगी। भारत के किसान के बारे में मैंने एक वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरीके से हमारे किसान मार्जिनल फार्मर्स हैं और यूएसए के किसान जो हैं वो कॉर्पोरेट फार्मर्स हैं। इस चीज को ले जाकर के इंडिया जब अपनी डिफेंस डील्स में तब्दील करता है तो यस, इंडिया मस्ट गो ऑन फॉर द प्रोक्योरमेंट, बट ये प्रोक्योरमेंट होल्ड पे चला जाएगा अगर यूएसए बैक ऑफ नहीं करता है इस डील से। तो negotiates relief or lets this episode fester into deeper rupture.
इंडिया की ये डील जो है, डिफेंस डील, रुक सकती है। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या इंडिया को यूएसए से प्रोक्योर करना चाहिए डिफेंस के प्रोडक्ट्स? स्ट्रैटेजिकली सोच के बताना। ये क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज कर सकते हो और आंसर दे सकते हो उस क्वेश्चन का। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा, आई विल रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आप सबके लिए, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, तो स्टडी आईक्यू ने आपका काम बहुत आसान कर दिया। आपको मैक्सिमम अब तक का जितना भी हैवी डिस्काउंट हो सकता था, दैट इज 47% ऑफ। कोर्स के प्राइसेस पे 47% ऑफ है, और आप यूज कर लो कोड ART लाइव। आप ये कोड नोट कर लीजिए, ART लाइव। आप जो भी कोर्स, स्टडी आईक्यू के सारे कोर्सेज जो भी आप लेना चाहते हो, 15 अगस्त के पहले पहले, ओके, 15 अगस्त के पहले, सेल एंडिंग ऑन 15 अगस्त। ये कोर्स 3 भाषाओं में अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, और हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर, जहां पे आप इंग्लिश में लिखते हो लेकिन हिंदी और इंग्लिश में समझ लेते हो कॉन्सेप्ट्स को। सो बेसिक से लेकर के, हम बेसिक से शुरू करेंगे पढ़ना, एडवांस अप्लाइड तरीके से पढ़ाई करेंगे, जहां पे आप MCQs भी सॉल्व करोगे, आंसर राइटिंग आपको कराई जाएगी, क्लासरूम में करवाई जाएगी, आपके आंसर्स इवैल्यूएट कराए जाएंगे, पूरे एक प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड मैनर में चलेंगे हम पढ़ते हुए। सो आपको इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ओके, 2026 के लिए भी अवेलेबल है, 2027 और 2028 के लिए भी अवेलेबल है। आप अक्रॉस कोई भी स्टडी आईक्यू से कोर्स लेना चाहते हो, आप ले सकते हो। 2026 वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स है। आपको कोई भी डाउट होता है, उस डाउट के स्ट्रैटेजी रिलेटेड, प्रिपरेशन रिलेटेड, या फिर आपको लगता है कि क्या मेरी तैयारी हो सकती है इस कोर्स के द्वारा, इस कोर्स के बारे में कुछ भी जानना हो, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो इस नंबर पर 7303212303 फॉर एनी डाउट्स एंड क्वेरीज। ओके, सो यू मस्ट यूज दिस कोड ART लाइव, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।